Hello everyone, this side Anishka Chaudhary. A very warm welcome to PIIT Institute of Management and Computer Application. In today's video, we will discuss about the next type of model, that is system model. लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था मॉडल क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। उसके अलावा हमने इसके 4 टाइप्स भी डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से? ऑटोक्रेटिक मॉडल, सपोर्टिव मॉडल, कॉलेजियल मॉडल एंड कस्टोडाइल मॉडल। आज जो हमारा रहेगा ये लास्ट टाइप है मॉडल का, दैट इज सिस्टम मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल किस पर बेस्ड बताया था मैंने आपको? पावर एंड अथॉरिटी। किस पर बेस्ड बताया था? पावर एंड अथॉरिटी उसके बाद में कॉलेजियल मॉडल किस पर बेस्ड था? टीम वर्क। सपोर्टिव मॉडल, सपोर्ट एंड लीडरशिप। और आपका कस्टोडाइल मॉडल किस पर डिपेंड था? दैट इज मनी। अगर हम सिस्टम मॉडल की बात करें तो ये किस एस्पेक्ट पर डिपेंड करता है, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है, क्या कैरेक्टर होते हैं इसके अलावा क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या फीचर होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे इसके क्या एडवांटेज रहते हैं, क्या डिसएडवांटेज रहते हैं। ये मॉडल्स की आपकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद में हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या रहेगा। सारे जितने भी 5 टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं उन सब के बीच में क्या क्या डिफरेंशिएशन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सिस्टम मॉडल क्या होता है। द सिस्टम मॉडल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर व्यूज एन ऑर्गेनाइजेशन एज a complex interdependent system with numerous interacting components. It emphasizes the interconnected of elements like individual behavior, communication, structure, and the external environment, all working together to influence organizational outcomes. इसके अलावा this model focuses on aligning organizational goals with the needs of employees and adaptability for success. अब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर जो मॉडल सिस्टम मॉडल है क्या होता है। सिस्टम मॉडल जो है एक मतलब मिलकर काम करते हैं, जहाँ पर एक ऐसा मॉडल जहाँ पर मिलकर काम करते हैं, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरीके से सिस्टम की तरह काम करती है और सबको एक तरीके से सिस्टम की तरह देखती है। सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक तरीके से सिस्टम की तरह वर्क करती है, जिसके अंदर दोनों टाइप के एनवायरनमेंट इंक्लूड रहते हैं। आपके इंटरनल एनवायरनमेंट भी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज। मेनली फोकस करती है ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसकी हेल्प से वो इजीली एनालाइज कर पाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, जिसके अंदर आपका कंपटीशन हो गया, मार्केट हो गया, शेयर हो गया, कंज्यूमर्स हो गया, कस्टमर्स की नीड्स हो गए, इन सारी चीज़ों को इजीली एनालाइज कर पाती है। इसको एनालाइज करने से क्या मिलता है? इसको एनालाइज करने से ये मिलता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इजीली चेंजेस कर पाता है, जहाँ पर भी जो भी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। अब चेंजेस करने से क्या बेनिफिट होता है? चेंजेस करने से ये बेनिफिट होता है कि रिजल्ट्स पर अफेक्ट पड़ता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होकर आता है, मार्केट में गुडविल डेवलप होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की पर्टिकुलर रेपुटेशन डेवलप होती है, बिजनेस की, लोग उसे जानते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने से ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा इंटरनल एनवायरनमेंट को भी वो एनालाइज करती है, जिससे कि वो इंटरनल चेंजेस भी कर सके। इंटरनल चेंजेस में क्या क्या? एम्प्लॉयज़ को दिखती है, और आपका जो एनवायरनमेंट है जहाँ पर जो वर्क किया जा रहा है उस एनवायरनमेंट को, मैनेजमेंट को, ये सारी चीज़ें, उसके अलावा मशीन्स को, एम्प्लॉयज़ को, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करती है। उसके अलावा कम्युनिकेशन फ्लो देखती है, कम्युनिकेशन कैसा चल रहा है, इंफॉर्मेशन किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ऑपरेशंस किस तरीके से हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ किस तरीके से हो रही हैं, इन सारी ओवरऑल चीज़ों को एनालाइज करती है, जिससे कि आगे जो भी डिसीजंस लेने होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उन्हें ले सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस सिस्टम मॉडल के अंदर। अगर हम थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो इसके अंदर क्या लिखा है? सिस्टम मॉडल
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिस्टम मॉडल है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को देखता है एज अ कॉम्प्लेक्स की तरह, जहाँ पर लोग मिलकर बात, मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी का, जहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, मिलकर काम करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होती है लेकिन सारी चीज़ें मिलकर जहाँ वर्क करती हैं। उसके अलावा इंटरडिपेंडेंट, हर एक फैक्टर एक दूसरे पर डिपेंड होता है। एम्प्लॉयज़ मैनेजर पर डिपेंड होते हैं, जो है मैनेजर्स जो है एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड होते हैं और मिलकर वर्क करते हैं, किसके लिए, गोल को अचीव करने के लिए। तो कैसा सिस्टम होता है, इंटरडिपेंडेंट सिस्टम होता है विद न्यूमेरियस इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। आपका ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, लाइक एम्प्लॉयज़ हो गया, मशीन्स हो गया, मैनेजर्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, कल्चर हो गया, उसका बिहेव हो गया, वो सारे क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर काम करते हैं और जो सारे एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्या क्या चीज़ें इंटरडिपेंडेंट होती हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ हो गए, एम्प्लॉयज़ किस पर डिपेंड करेंगे, आपके मैनेजर पर, मैनेजर किस पर डिपेंड करेंगे, आपके एम्प्लॉयज़ पर वर्क को कंप्लीट कराने के लिए, मशीन्स पर, और इंटरनल एनवायरनमेंट पर एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा क्या है, इट एम्फेसाइज द इंटरकनेक्टेड ऑफ एलिमेंट्स लाइक, ये किसको बढ़ावा देता है, ये किसको डेवलप करता है, इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं उनको डेवलप करता है। वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपके, अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज इंडिविजुअल बिहेवियर, एक सिंगल पर्सन का बिहेवियर किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, या उसका पर्टिकुलर एटीट्यूड किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी स्किल्स किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रही हैं। देन कम्युनिकेशन स्किल्स, एनवायरनमेंट के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स फ्लो हो रही है वो किस तरीके से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके का, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, और वहाँ पर जो लोग हैं वो पॉजिटिवली वर्क करते हैं, नेगेटिवली वर्क करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें। एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि अभी बताया कि इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी अपना रोल प्ले करता है, जिसके अंदर उसको भी देखा जाता है। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट इसके अंदर दो तरीके के आ रहे हैं, इंटरनल, इंटरनल हो गया आपका, एंड एक्सटर्नल। अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या बताया जा रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट आपका इंडिविजुअल बिहेवियर हो गया जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगा, आपका कम्युनिकेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया, और अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो कस्टमर्स हो गए आपके, कस्टमर्स हो गए, आपके मार्केट हो गया, इसके अलावा, इसके अलावा क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, कंपटीशन किस तरीके का चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई, आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आ गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये जो मॉडल है किस चीज़ पर फोकस करता है, अलाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको अलाइन करना, मतलब क्या कहते हैं, अरेंज करना, कि किसको कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, वो सारी चीज़ें अरेंज करना, विद द नीड ऑफ, विद द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की नीड के अकॉर्डिंग, जिससे कि वो सक्सेस को अडॉप्ट कर पाए, मतलब सक्सेस को ईजिली अचीव कर पाए। इसका क्या मतलब होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को अरेंज करना, अरेंज दी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को अरेंज करना, ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। इससे क्या होता है कि गोल्स जो हैं अचीव हो पाते हैं और एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग नीड्स को सेट किया जाता है, जो गोल्स हैं वो एम्प्लॉयज़ की नीड के अकॉर्डिंग उनको सेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो देखी वो है सिस्टम मॉडल के अंदर। मेनली किस पर वर्क करता है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर वर्क करता है, मिलकर काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो हमारा फर्स्ट रहेगा होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक व्यू का क्या मतलब होता है, द सिस्टम मॉडल कंसीडर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इट्स
internal component and external component rather than focusing on isolated। मतलब होलिस्टिक व्यू का मतलब होता है ओवरऑल देखकर चलना। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? ओवरऑल देखकर चलना, जिसके अंदर आपका ओवरऑल फोकस रहना, जिसके ऊपर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट भी आ जाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी आ जाता है। कौन कौन से एनवायरनमेंट आ जाते हैं? इंटरनल कंपोनेंट्स भी आते हैं एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स भी आते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सिस्टम मॉडल को यूज़ किया जा रहा है तो उसका मेनली फोकस होता है कि वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को देखकर चले रादर देन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है इधर उधर की चीज़ों पर फोकस ना करके वो सिर्फ इंटरनल कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस करे और उसी से अपने गोल को अचीव करे। तो ये किसका वो होता है कैरेक्टरिस्टिक? सिस्टम मॉडल का, जिसके अंदर बताया गया है, क्या नाम होता है इसका? हॉलिस्टिक व्यू, जिसके अंदर मेनली किस पर? एंटायर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस किया है, जिसके अंदर आपका आता है इंटरनल कंपोनेंट, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। इधर उधर की चीज़ों पर फोकस ना करके वो सिर्फ अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर फोकस करते हैं ताकि गोल को अचीव किया जा सके। इसके अलावा इंटरडिपेंडेंस, इट हाईलाइट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ organizational components different organizational components such as individuals, team, departments and external stakeholders। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है जहाँ पर कि इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। क्योंकि दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसलिए बोथ आर रियली इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं जिससे कि गोल को अचीव किया जा सके। अब कौन कौन से हो सकते हैं वो एनवायरनमेंट? जैसे इंडिविजुअल्स हो गए, टीम्स हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गए। ये क्या हैं? ये आपके क्या हैं? ये आपके हैं इंटरनल एनवायरनमेंट्स। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये क्या है? आपके इंडिविजुअल्स, टीम, डिपार्टमेंट्स, मैनेजर्स, ये सब क्या है? इंटरनल डिपार्टमेंट। अगर मैं एक्सटर्नल डिपार्टमेंट की बात करूँ तो आपके शेयर होल्डर्स हो गए, आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, मार्केट हो गई, ये सारी क्या है? आपके एक्सटर्नल। और ये सब मिलकर जहाँ पर वर्क करते हैं, इससे क्या होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये होता है कि कंपटीशन को देखा जाता है कि क्या मार्केट के अंदर कंपटीशन क्या चल रहा है, फिलहाल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कस्टमर की नीड क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसे हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, नए नए आइडियाज़ को हम मार्केट के अंदर कैसे ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर एनालाइज की जाती हैं। मेनली जो फोकस किया जाता है, मेनली जो फोकस होता है, मेनली फोकस ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, इन पर फोकस किया जाता है जिससे कि वो एनालाइज करके इजीली रैपिडली चेंज कर सकें उस क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। द सिस्टम मॉडल एक्नॉलेज दैट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट इन डायनेमिक एनवायरनमेंट्स एंड नीड टू बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू चेंज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करती है। ये सिस्टम मॉडल जो है ये एनालाइज करता है कि जो अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क कर रही है या नहीं। फर्स्टली अगर डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करती है, और ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करना भी पड़ता है जहाँ पर अगर सिस्टम मॉडल को फॉलो किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए अब वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करती है, जिसकी वजह से उसे ज़रूरत होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को फ्लेक्सिबल रखे। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एनवायरनमेंट को क्या रखेगी? फ्लेक्सिबल रखेगी, तो वहाँ पर चेंजेस करना क्या होता है? ईजी होता है। चेंजेस को अडॉप्ट करना ईजी होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अगर डायनेमिक एनवायरनमेंट है और मार्केट के अंदर कोई चेंजेस चल रहा है और रैपिडली चेंज आ रहे हैं, तो वो उस चेंजेस को देखकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक मोड में चल रही है तो वो चेंजेस नहीं पॉसिबल है। ये तब पॉसिबल है जब आपका जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट हो और
फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पर चेंजेस करना ईजी हो। इसके अलावा और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में देखते हैं, इट इंटरेक्ट विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट टेक इन इनपुट। इनपुट के अंदर क्या आ गया आपका? रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, ईटीसी फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ट्रांसफर देम टू थ्रू इंटरनल प्रोसेसेस एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट लाइक प्रोडक्ट, सर्विस, ईटीसी दैट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ क्या होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है? कनेक्ट करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है ओपन सिस्टम, जहाँ से इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होता है। सिंपली अगर मैं बताऊँ, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है, जहाँ पर कि इंटरनल इनपुट से, इनपुट में क्या आ गया आपका? रिसोर्सेज आ गया, इंफॉर्मेशन आ गई। इनपुट से इनपुट उठाया जाता है, इनपुट लिया जाता है, वो रिसोर्सेज भी हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन भी हो सकता है एक्सटर्नल में देने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। कहाँ से लिया जाता है? इंटरनल से, इंटरनल एनवायरनमेंट से लिया जाता है। क्या क्या हो सकता है? रिसोर्सेज हो सकता है आपका, इंफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है। फ्रॉम द एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट से? इंटरनल एनवायरनमेंट से। देन उसको क्या किया जाता है? ट्रांसफर देम थ्रू इंटरनल प्रोसेस, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है किस प्रोसेस से? ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रोसेस से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है? इंटरनल प्रोसेस से, क्योंकि इंटरनल तरीके से ही उसने इंफॉर्मेशन जो है इनपुट लिया है। कहाँ से लिया है? इंटरनल एनवायरनमेंट से उसने इनपुट लिया है, जो कि उसे ट्रांसफ़र करना है। किस प्रोसेस से करेगा वो? इंटरनल प्रोसेस से। एंड प्रोड्यूस आउटपुट, जब वो ट्रांसफ़र हो जाता है तो उससे क्या होता है? आउटपुट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? आउटपुट प्रोड्यूस। आउटपुट में क्या प्रोड्यूस हो सकता है? आपका प्रोडक्ट, सर्विस, ईटीसी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं दैट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। किस एनवायरनमेंट को? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ओपन सिस्टम के अंदर ये होता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर से इनपुट्स लिए जाते हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। फिर उस क्या कहते हैं, इनपुट को ट्रांसफ़र किया जाता है एक्सटर्नल में। किस प्रोसेस से? किस प्रोसेस से? इंटरनल प्रोसेस से। किस में ट्रांसफ़र किया जाता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो क्या होता है? आउटपुट प्रोड्यूस करता है। आउटपुट प्रोड्यूस करता है। आउटपुट के अंदर हमें क्या मिलता है? ऑर्गेनाइजेशन को गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, जो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। क्या मिलते हैं उसे? गुड्स एंड सर्विसेज, जो किस पर अफेक्ट करते हैं? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन और उसके एनवायरनमेंट पर अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनपुट थ्रू आउटपुट एंड आउटपुट। ठीक है, इसमें क्या होता है? द सिस्टम मॉडल can be understood in terms of inputs like resources entering the organization, throughputs like processes within the organization that transfer inputs, and the output, the result produced by the organization. इसके अंदर क्या होता है? इनपुट, जहाँ पर इनपुट सारी डिवाइसेस लगी जाती हैं, ये इंटरनल एनवायरनमेंट से ली जाती है, इंटरनल एनवायरनमेंट से। थ्रूपुट में क्या होता है? थ्रूपुट होता है, जैसे आपका यहाँ पर थ्रूपुट है, थ्रूपुट, इसके अंदर क्या होता है? थ्रूपुट के अंदर कि ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र इनपुट्स टू आउटपुट्स, जहाँ पर जो इनपुट्स हैं वो आउटपुट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रूपुट। क्या बोलते हैं? थ्रूपुट। आपको आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। थ्रूपुट क्या होता है? जहाँ पर इनपुट्स जो हैं आउटपुट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं थ्रूपुट। अब इसके अंदर क्या होता है? इस मॉडल के अंदर, इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या होता है कि जो सिस्टम मॉडल होता है वो अंडरस्टैंड करता है टर्म को, इनपुट को, कि इनपुट के अंदर से हमें क्या लेना है।
जैसे अब इनपुट के अंदर से क्या लिया जा सकता है, रिसोर्सेज एंटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज हैं वो उसे वहाँ से पिक करेगा, क्या रिसोर्सेज को, उस रिसोर्सेज को थ्रू आउट प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, थ्रू आउट प्रोसेस से आउटपुट में ट्रांसफ़र करेगा। जैसे कि अभी मैंने बताया ट्रांसफ़र किया जाता है इनपुट को आउटपुट में, हमारा इनपुट मान लीजिए रिसोर्सेज है, उसको थ्रू आउट प्रोसेस से आउटपुट में ट्रांसफ़र किया, प्रोसेसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट ट्रांसफ़र इनपुट, एक ऐसा प्रोसेस जो इनपुट को ट्रांसफ़र करता है आउटपुट में, जो हमने यहाँ से अभी इनपुट लिया था दैट इज़ रिसोर्सेज, हमने फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसफ़र किया जो कि बन गया हमारा आउटपुट, क्या बन गया हमारा आउटपुट, एंड दैट आउटपुट क्या है हमारा रिजल्ट, जो कि प्रोड्यूस्ड होगा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, वो आउटपुट हमारा क्या निकल के आएगा, वो रिजल्ट जो कि ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट। इनपुट को लिया जाता है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है आउटपुट में, इनपुट से इंटरनल एनवायरनमेंट से इनपुट लिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, आउटपुट में ट्रांसफ़र किया जाता है, किस प्रोसेस से, थ्रूपुट प्रोसेस से, जिसको हम क्या बोलते हैं थ्रूपुट प्रोसेस। और देन जब हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है आउटपुट, और आउटपुट क्या होता है, वो रिजल्ट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोड्यूस होता है। लास्ट हमारा रहता है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, कोलैबोरेट करके वर्क को करना और कम्युनिकेट करके इंफॉर्मेशन को शेयर करके वर्क को करना। कोलैबोरेट मतलब मिलकर काम को करना। द सिस्टम मॉडल एम्फेसाइज दैट द नीड फॉर कोलैबोरेशन एंड ओपन कम्युनिकेशन अमंग ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सिस्टम मॉडल ये बताता है कि कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन के एवरी पार्ट में नेसेसरी होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कम्युनिकेशन और कोलैबोरेट करके हम इजीली टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स को। तो ये सारे पॉइंट्स थे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ओपन सिस्टम क्या होता है, इनपुट थ्रूपुट सिस्टम क्या होता है। आई नो बोथ आर वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स, लेकिन क्लियरली इनपुट, इसके अंदर भी इनपुट से आउटपुट में चेंज किया जाता है लेकिन इंटरनल प्रोसेस को यूज़ करके, इसके अंदर भी इनपुट से आउटपुट में चेंज किया जाता है लेकिन थ्रूपुट के प्रोसेस को यूज़ करके हमें दोनों में ही रिजल्ट्स मिलता है, दोनों में ही सेम प्रोडक्ट मिलता है कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज एट द एंड मिलेंगे। ये होता है इन दोनों के अंदर। इसके बाद में हम देखते हैं क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या मतलब इसके मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स दैट मस्ट वर्क टुगेदर हार्मोनियसली। मतलब ये जो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन की, ये जो सिस्टम मॉडल है, ये रियली उस एस्पेक्ट पर वर्क करता है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के सारे पार्ट्स मिलकर वर्क करते हैं। इंटर रिलेटेड मतलब एक होकर वर्क करते हैं, जो कि कंपनी को क्या बनाता है, फ्रेंडली नेचर का बनाता है, एनवायरनमेंट को क्या बनाता है, फ्रेंडली नेचर का, जहाँ पर मिलकर काम किया जा सके। कैसा, फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली एनवायरनमेंट। कैसे काम करते हैं, इंटर रिलेटेड, जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे पार्ट्स हैं वो एक होकर इंटर रिलेटेड होकर काम करते हैं, इंटरकनेक्ट होकर काम करते हैं। एफर्ट्स आर मेड टू अलाइन इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर बोथ एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। इसके अंदर क्या होता है आपका, जो एफर्ट्स हैं वो मेड करे जाते हैं कि इंडिविजुअल के गोल्स जो होंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होंगे उनको सेट किया जाता है, अरेंज किया जाता है। क्या पर्टिकुलर इंडिविजुअल का गोल रहेगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल रहेगा, जिसको अचीव करके एम्प्लॉय को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी कंप्लीट होते हैं। कब होते हैं, जब इनको असाइन कर दिया जाता है, किस किस को, इंडिविजुअल के गोल्स को एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन मिलता है और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलती है, टास्क कंप्लीट होते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, द ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, रिकॉग्नाइजिंग दैट चेंज इज कांस्टेंट एंड
नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मस्ट भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जहाँ इजीली चेंज करना पॉसिबल हो, और चेंज करने से ये बेनिफिट होता है कि वो ग्रोथ इजीली कर पाती है। और चेंज करना क्यों कंपलसरी होता है? क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को और इंटरनल एनवायरनमेंट को इसमें इन्वॉल्व करके चल रही है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड अडप्टेबल। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और चेंजेस को ईजिली अडप्ट करने में कैपेबल होनी चाहिए, ईजिली अडप्ट कर सके। उसकी खुद की एक रिकॉग्निशन होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, जिससे कि जो चेंजेस है वो कांस्टेंट मतलब रेगुलरली होते रहें, कॉन्स्टेंटली होते रहें। ये किस पर कॉन्स्टेंटली जो चेंजेस होते हैं वो क्या अफेक्ट करते हैं? कांस्टेंट चेंजेस, रेगुलर चेंजेस क्या अफेक्ट करते हैं? ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। रेगुलर चेंजेस, ठीक है। लास्ट देखते हैं, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन आर एसेंशियल फॉर ओवरऑल इफेक्टिवनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। कोलैबोरेट करके चलना, कोऑपरेट करके चलना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल रोल प्ले करता है। अगर आप कोऑपरेट करके चल रहे हैं, चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं, हैंडल करके चल रहे हैं, कोलैबोरेट करके चल रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होगा और ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा इन अ पॉजिटिव वे। अगर हम अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज रहता है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कॉम्प्रिहेंसिव क्या हो? जहाँ पर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बात करती है तो उसको समझना क्या होता है? सारी चीज़ों को एक साथ समझना ईजी होता है। कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मतलब एक साथ चीज़ें ईजिली समझ में आ जाती हैं। प्रमोट्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करती है। अगर रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट करने हैं तो उसको क्या होता है? प्रमोट्स करती है, इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। अलाइंस इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अलाइन असाइन करती है, क्या करती है? अरेंज करती है इंडिविजुअल के गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, कि क्या इंडिविजुअल के गोल्स रहेंगे, क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स रहेंगे। अडॉप्ट चेंज, रेडिली चेंजेस पॉसिबल, मतलब इजीली जो है चेंजेस पॉसिबल होते हैं इस टाइप की मॉडल में। अब हम इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, क्योंकि सब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। कॉम्प्लेक्सिटी रहती है कि किसके ऊपर ज़्यादा रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसको कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी दें, किसको किस रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए देखा जाए, किसको क्या वर्क दें, तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। रिक्वायर रेगुलर मॉनिटर एंड एडजस्टमेंट, क्योंकि सब मिलकर काम करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी, इंटरनल एनवायरनमेंट भी, तो इस केस में रेगुलर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रेगुलर मॉनिटरिंग करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या क्रिएट करता है? क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्यूजन एंड रिसोर्स इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है लेस, कमी पड़ जाना, रिसोर्सेज की कमी पड़ जाना, क्योंकि जो अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं उसी में टास्क को कंप्लीट करने का ऐसा होता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी में आपको टास्क को कंप्लीट करना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिसोर्सेज की कमी बढ़ जाती है। ये सारे थे हमारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आज की वीडियो में हमने देखा मॉडल्स, उसके बारे में बताया, ये आपका किसके लिए वर्क करता है? ऑटोक्रेटिक के लिए, ये आपका कॉलेजियल मॉडल के लिए वर्क करता है, ये आपका सपोर्टिव के लिए वर्क करता है, ये आपका कस्टोडियल के लिए वर्क करता है। फिर हमने देखा सिस्टम मॉडल के अंदर क्या होता है? इंटरडिपेंडेंट होता है सिस्टम जो है, इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से, फिर आपका वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो। इसके अलावा फिर हमने देखे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉलिस्टिक ओवरऑल लेकर चलता है, सबको देखकर चलता है। हॉलिस्टिक व्यू का मतलब ये होता है इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अडेप्टेबिलिटी, चेंजेस करना इजी होता है। ओपन सिस्टम मतलब ओपन सिस्टम होता है, एक्सटर्नल के लिए भी उसमें जगह होती है, इंटरनल के लिए भी उसमें जगह होती है। इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट, एक प्रोसेस होता है जिसमें इनपुट को आउटपुट में चेंज किया जाता है और जिस प्रोसेस से किया जाता है उसको हम थ्रूपुट प्रोसेस बोलते हैं। कोलैबोरेशन करके चलना, कम्युनिकेशन करके चलना। उसके बाद में क्या क्या
प्रोवाइड करता है आपको, इंटर रिलेटेड पार्ट्स जो है मिलकर काम करते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनता है। इंडिविजुअल गोल पर ध्यान दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल पर ध्यान दिया जाता है, एज वेल एज उसकी ग्रोथ पर ध्यान दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए जहाँ पर इजीली चेंज करना पॉसिबल हो। इसके अलावा हमने देखे एडवांटेज क्या होते हैं इसके एंड डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।